हम ना उनको कमतर अर्धांश कहते हैं, ना अल्पतर अर्धांश कहते हैं। हम उन्हें समाज का बेहतर अर्धांश कहते हैं। जीवन में भी अपने परिवार को बेहतर अर्धांश, बेटर हाफ बोलते हैं, अर्थात हमसे तो बेटर है, इतना हम मान करके चलते हैं। लेकिन जब कार्य करने के स्थल पर हम आते हैं तो हमारी दृष्टि क्यों बदल जाती है? क्यों हमें लगता है कि उनके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है हमारे समतुल्य नहीं है? हमारी दृष्टि क्यों दूसरी हो जाती है? घर में जो हमारी दृष्टि अपने परिवारी जनों के प्रति है, कार्यस्थल पर हमारी दृष्टि बदलती क्यों है? हम क्यों अन्य दृष्टि से देखने लगते हैं? यह जो दृष्टि है हमारी देखने की, इसी को ध्यान में रख करके यह विषय उठता है कि हम उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कई प्रकार का संरक्षण मिला है, जिसमें हमारा एक अभिमान भी हमको संरक्षित करता है। हम पुरुष हैं, ये हमारा अभिमान है और कुछ नहीं। हम इस अभिमान भाव को थोड़ा किनारे अगर रखें तो हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि देवियों की भूमिका हमसे ज़्यादा अच्छी है। हम केवल तैयार होकर खाना खा के अपने कार्यस्थल पर चले आते हैं, लेकिन जिसे हम समाज का बेहतर अर्धांश कहते हैं, उसकी भूमिका घर में भी है, वहाँ भी बनाना खिलाना है। उसकी भूमिका बाहर भी दिखने की है कि हमें देखे आदमी तो मर्यादा से देखे। देखने में मर्यादा का भाव पूरा होना चाहिए। हम किसी ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, कुछ ऐसा ना कर जाएं कि नारी की मर्यादा पर आघात हो। इसी आघात को बचाने के लिए यह विषय उठाया जाता है और वह 2013 का कानून है, विशाखा कानून, जिसकी चर्चा बेहतर तरीके से करेंगे। यह विषय उठाया गया। वस्तुतः कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र थे इस देश में जहाँ पुरुषों की प्रधानता थी, जहाँ श्रम दिखलाई देता था। औद्योगिक संस्थानों में समय बदला। हमने कृषि क्षेत्र से जब औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमें इस बात का बोध हो गया कि कृषि क्षेत्र में क्रांति का सारा श्रेय अगर न भी दें तो ज़्यादा श्रेय नारियों को जाता है। अभी भी खेत खलिहान में काम करते हुए आप देख सकते हैं, विशेषकर जो चावल का उत्पादन है, धान का उत्पादन है, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कृषि क्षेत्र में श्रम से लेकर के औद्योगिक आस्थानों में अब आप देख सकते हैं किस तरह से दक्षता। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हमारी भूमिका पुरुषों की जो रही है उससे कमतर अब नारियों की भूमिका नहीं है। अच्छे वैज्ञानिक, पहले हम लोग सुरक्षा के क्षेत्र में मान कर चलते थे कि यह केवल बलिष्ठ लोगों का कार्य है। अब जब से लड़कियों ने उस क्षेत्र में आना शुरू किया तो हमें लगता है कि बल का केंद्र तो लड़की है। इस सारी चीज़ों को देखें, शैक्षणिक क्षेत्र में देखें, विश्वविद्यालयों में देखें, एक से एक प्रोफेसर बहुत अच्छी देवियाँ हैं, प्रशासक एक से एक अच्छी IAS हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नारियां हैं। अगर सभी क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे हैं तो जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी इनके लिए बहुत अच्छा परिवेश मिलना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब आधार से आकाश से संबंध स्थापित करने की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्घोष उनका बेटियों के लिए होता है। बेटी बचाओ। हम सभ्यता के किस दौर में है जहाँ ऐसा बोलना पड़ता है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, यह बोलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी भी इस देश में भ्रूण हत्या होती है और आप लोगों ने विज्ञापन में देखा होगा, हृदय बैठ जाता है सुन के, जब गर्भ से बेटी बोलती है पिताजी मुझे आने दीजिए, मैं आप ही की संतान हूं। ऐसा दौर क्यों है? हमें उन्हें आने देना चाहिए। हम सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। माता पिता का जितना ध्यान बेटियां रखती हैं, पुत्र रखते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं। वो दो जगह से जुड़ती है, उसकी भावना बढ़ती है, लेकिन मूल भावना से कभी वो छिटकती नहीं है, हटती नहीं है और अपने कर्तव्य में कहीं अटकती नहीं है। और जहाँ भी रहे एक बार जरूर माता पिता का हाथ चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने देखा है अपने विश्वविद्यालय में जहाँ से मैंने यात्रा की गोरखपुर में, यह संभाव वहाँ विश्वविद्यालय के स्तर पर कुछ बहुत विकसित विश्वविद्यालय हैं जहाँ इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। यह विषय इसलिए उठाया जाता है
हम संवेदनशील केवल अपने प्रति ना हो, अपने परिवार के प्रति ना हो, हम कार्यस्थल पर भी उतने ही संवेदनशील, क्योंकि जो कार्य करने देवी आई है वह भी किसी के घर की मर्यादा है। हम जैसे अपने घर की मर्यादा को सोचते हैं, वैसे उस घर की मर्यादा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। उनके साथ कुछ और जटिलताएं होती हैं, हमें उन जटिलताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी। अब उन्हें अवकाश का अच्छा समय भी मिलता है, क्योंकि उन्हें सृजन करना होता है, और जिसका सृजन किया हो उसका संरक्षण करना होता है, और जिसका संरक्षण किया है उसका पालन करना होता है। इसलिए भारत सरकार ने उनको अवकाश की विशेष सुविधा दी है। यह विषय इसलिए उठता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, अपनी दृष्टि में मर्यादा करनी चाहिए, और जिसे हम बुलाएं, विशेष करके अब महिलाओं को, तो सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। कभी कभी हमसे जिससे बहुत ज़्यादा निकटता हो जाती है उसे हम आपके स्थान पर तुम कहें, लेकिन उस तुम में ममत्व होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, निजत्व होना चाहिए। यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हैं, और यह भाव तब आता है जब हम अपने पद से प्रभावित हो जाते हैं, और जैसे ही पद से प्रभावित होते हैं हमारे अंदर अहंकार आता है, और अहंकार आते ही हमारी मनुष्यता कहीं किनारे लग जाती है। हमें प्रयास करना चाहिए पद के ऊपर हम बैठे हैं, हमारे ऊपर पद ना बैठे, और ऐसा भाव अगर रखेंगे तो हम प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें। आप लोगों की सूचना के लिए मैं बताऊँ, हमारे यहाँ जो लोग खाना बना के खिलाते हैं उनको भी मैं जी खाता हूँ। राम जी, श्याम जी, हमारे यहाँ जहाँ गोरखपुर से मैं आया वहाँ भी खाना बनाने वाला मेरा घर देखना, राम जी। इसका मतलब जिसके नाम पे मैं जी नहीं लगाता हूँ, उससे कम लगाव नहीं है। मैं उन्हें अवश्य जी लगाता हूँ जिनको अपने से बड़ा दिखना, उसे ये न लगे कि उसका कार्य छोटा है। हमारे यहाँ हमारे घर में काम करें सुषमा जी, सुमित्रा जी, मैं केवल अभिलाषा कह के बुलाता हूँ, अभिलाषा जी नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी भावना से प्राप्त ज्ञात है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जब मैं सुमित्रा जी कहता हूँ हाउस कीपिंग में जो है, तो उनका मन गदगद होता है कि हमें ऐसा कर, ऐसा कार्यस्थल पर हमें सबके साथ करना चाहिए। किसी का नाम लेके बुलाना बुरा नहीं होता, हम नाम लेके उसी का बुलाते हैं जिसे हम जानते हैं और मानते हैं। जिससे दूरी होती है उसका नाम लेकर नहीं बुलाते, बस उनके पदनाम से बुला सकते हैं, आइए बोल सकते हैं, लेकिन जिससे लगाव होता है उसका आदमी नाम लेता है। यह भाव रखना चाहिए। इसलिए कार्यस्थल पर जो हमारा परिवेश है यह स्वस्थ होना चाहिए, और सभी को सम्मान देना चाहिए। हम जब दूसरों को सम्मान देते हैं उससे ज़्यादा अनुपात में लौट के हमारे पास आता है, और जब हम दूसरे को अपमानित करते हैं तो उससे 10 गुना भाव में मेरे लिए कहीं अपमान की स्थिति तैयार हो रही है। ऐसा भाव हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लैंगिक संवेदनशीलता का पालन कर रहे होते हैं। नर नारी में कोई ज़्यादा भेद नहीं, क्षमता का भेद नहीं, केवल लैंगिक विभेद है। विचार, व्यवहार, सत्कार, सद्व्यवहार सब एक जैसा है। तो अगर ये समभाव है तो हमें सभी को एक समान देखना चाहिए। जिस दिन यह दृष्टि इस समाज में आ जाए, मुझे लगता है यह विषय फिर विचार का विषय नहीं रह जाएगा, यह व्यवहार का विषय बन जाएगा। इसलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर केवल विधि शास्त्रियों को ही चर्चा नहीं करनी है, समाज शास्त्रियों को ही चर्चा नहीं करनी है, प्रशासकों को ही चर्चा नहीं करनी है, पूरे समाज को चर्चा करनी है। हम जिस लोकतंत्र में हैं वहाँ हमको लगता है कि हम इतना ज़्यादा विकसित हो गए कि हम कहीं भी कार्यस्थल पर जा सकते हैं। इस लोकतंत्र की पूर्णता और पुष्टता तब होगी जब नारियां निर्भीक किसी भी समय कहीं भी जा सकें, और उनके सम्मान में समाज खड़ा होगा। यह भारत की नारी जा रही है जो भारत के गौरव का प्रतीक होती है, जिसे भारत ने देवी के रूप में स्थापित किया है, और किन रूपों में देखा, मातृशक्ति के रूप में।
इतनी ज़्यादा महत्ता दिया इस शब्द को कि हम अपने देश को भी माता करते हैं, मातृभूमि को भी मातृभूमि करते हैं, संस्था को भी मातृ संस्था करते हैं। जिस दिन यह भाव आ जाएगा व्यक्ति के मन में, तो निश्चित रूप से हमारा समाज आदर्श समाज होगा। कानून व्यवस्था में प्रसन्नता का भाव आएगा कि यह विषय नहीं है जिसके लिए प्रशासन को चिंतित होना है। यह संवेदनशीलता सर्वत्र होगी। कभी कभी इसको लेकर बहुत सारी आकांक्षाएं भी होती हैं, अभिलाषाएं भी होती हैं। कभी कभी देवियाँ अपनी बात नहीं कह पाती, लेकिन अब वह दौर नहीं है, अपनी बात कहनी चाहिए। हम जब अपनी बात कहते हैं तो समाज सुनता है। आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे को भी भूख लगती है तो अपनी बात कहता है, भले ही रो के कहे। लेकिन देवियों को रोने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराने की जरूरत है। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो व्यवस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी। व्यवस्था का दायित्व होता है कि अगर किसी की आंख में आंसू है तो उसे पूछने का काम करें, किसी को दुखी करने का काम न करें। ये हमारी संवेदनशीलता का विषय होता है और यही हमारे देश का आर्ष भाव है, सनातन भाव। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। हम ऐसा करेंगे तो हम प्रकृति के साथ न्याय करेंगे, हम सतत विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते रहते हैं, इस देश की नारियां इस देश के लिए रत्न हैं और भाव पूरा करेंगे। इसीलिए हम किसको किसको रत्नगर्ता करते हैं, सागर को रत्नाकर करते हैं, रत्न दे सकता है, रत्नगर्ता खराब होती है। इन्हीं देवियों से रत्न निकलते हैं जो देश को संवारते और निखारते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब समाज इस भाव को लेकर आगे बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा किसी परिवार में नहीं होगी, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। घरेलू हिंसा, किसी बेटी को कोई प्रताड़ित ना करे, किसी बहन को कोई प्रताड़ित ना करे, किसी मां को कोई प्रताड़ित ना करे। ऐसा भाव आएगा तभी ओल्ड एज हॉस्टल जो बन रहे हैं उसमें माताओं को जाने की जरूरत है। हम घरों में ही उनका सम्मान करेंगे और देवी की तरह उसका पूजा करेंगे। ऐसा हम करें तो जो मूर्तियां हैं वो अभी हमें आशीर्वाद देंगी कि हमारी तो पूजा कर रहे हो, लेकिन उसकी पूजा करो जो तुम्हारे सृजन का कारक है। ऐसा भाव आने से मुझे लगता है यह विषय वास्तव में सबके लिए विचारणीय विषय बन जाएगा और कहीं किसी को कष्ट नहीं होगा। परिवेश 2-3 चीज़ों से मिलता है, बनता है। कार्य करने की परिस्थिति कैसी है, कार्य करने की स्थिति कैसी है और कार्य करने वालों की प्रवृत्ति कैसी है। इन 3 पर हम विचार करें तो निश्चित रूप से एक सफल और स्वस्थ परिवेश की रचना होगी, जिसमें सभी समान रूप से हर्षित भी होंगे, व्यवस्थित भी होंगे और विकसित भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस विषय के साथ न्याय करेंगे और करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ से जो संदेश जाएगा वो भारत के नीति नियंताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश बनेगा कि हम बहुत कुछ समझदारी के साथ काम कर सकते हैं, दबाव के साथ नहीं कर सकते, सद्भाव के साथ कर सकते हैं। आप सभी ने ध्यान